हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और हम मध्य प्रदेश का प्रशासन पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रशासन में आज ये हमारी अंतिम क्लास है। ये क्लास आपको प्रीमियर के रूप में मिलेगी। और जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने मुझे पसंद किया है, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हो और आप सभी लोग कमेंट करते हो। और भी अच्छा लगता है कि आपके जो कमेंट होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं और अच्छे होते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, अगर आप कमेंट करना चाहे तो जब क्लास समाप्त हो जाती है उसके बाद में कमेंट करा करिए, ताकि मुझे जो भी मेरी कमियां हैं या जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी आपको लगता है कि इसमें मुझे डाउट है, क्लास के बाद अगर कमेंट करोगे तो उसको मैं देख भी पाता हूँ और फिर उसका सॉल्यूशन भी दे पाता हूँ। आज वैलेंटाइन डे है, तो जिसे कुंवारों की आखातीज प्रेम चतुर्दशी बोला जाता है, तो कुंवारों की आखातीज प्रेम चतुर्दशी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप लोगों का मन पढ़ने में लग रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज आपका मन नहीं है पढ़ने का, उसके बाद भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत बहादुरी वाले व्यक्ति हैं कि आज आप पढ़ रहे हैं। क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। 7 दिन के उत्सव थे वो समाप्त हो चुके हैं। कल से पढ़ाई का उत्सव अब आपका ठीक ठाक तरीके से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये हमारी टेस्ट सीरीज है। प्री और मेंस दोनों के नोट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और हमारी प्री की टेस्ट सीरीज भी है, मेंस की भी टेस्ट सीरीज है। अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो 1299 में आप हमारे प्री के नोट्स परचेस कर सकते हैं। ये नोट्स आप कहाँ जाकर परचेस कर पाएंगे? एग्ज़ाम गुरुजी ऐप पर, जिसमें आपको नो बुकलेट मिलेगी, फ्री होम डिलीवरी हम नोट्स की करवाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाएगी। ये वही टेस्ट सीरीज है जो ये वाली है, ध्यान रखिएगा। ये जो टेस्ट सीरीज आप 499 में अलग से पे परचेज करेंगे, वो आपको नोट्स के साथ में फ्री मिल रही है। साथ में हमारे ये मुख्य परीक्षा के नोट्स, जिसका प्राइस है 2995 रुपये। साथ में आपको डेली आंसर राइटिंग वाली ये टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज अलग से परचेज करना चाहते हैं, प्री की टेस्ट सीरीज, जिन लोगों के पास पुराने नोट्स है, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स नहीं परचेज करना चाहते, अगर उन्हें टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो ये आपको मिलेगी कितने में? 499 रुपये में। इसमें 100 टोटल टेस्ट रहेंगे, जिसमें 59 टॉपिक अनुसार टेस्ट रहेंगे, 20 यूनिट वाइज रहेंगे, 21 एफएलटी रहेगी। टोटल 7500 एमसीक्यूज इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो? इसे आप परचेज कर सकते हो एग्ज़ाम गुरुजी ऐप पर। अगर आपने एग्ज़ाम गुरुजी ऐप अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो एग्ज़ाम गुरुजी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में भी आपके साथ देख रहा हूँ, तो अगर आप गलत कमेंट करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर सकता हूँ। तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और चलिए पहले हम जो टॉपिक हमारे बचा है, राज्यपाल, सॉरी हाँ, राज्यपाल हम पढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री के विषय में हम पढ़ चुके हैं। तो राज्यपाल के विषय में हमें जानकारी कुछ बची हुई है जो हमें पढ़नी है, और आज ये इसकी अंतिम क्लास है। अब आपको कभी भी बोर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्लास के बाद मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं आपको सारे मुख्यमंत्री, सीएम, राज्यपाल और जो भी पढ़ाता हूँ तो बहुत बोरिंग चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, अच्छा लगा मुझे। कुछ जो राज्यपाल थे इनको हम पढ़ रहे थे, इनके विषय में हम पढ़ रहे थे, कुछ जानकारी भी हमारी बची है जो मैं पुराना पढ़ाया हूँ। पहले 2 मिनट उसका रिवीजन कराऊंगा, फिर हम क्लास को हमारी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम राज्यपालों को पढ़े थे। राज्यपाल की लिस्ट मैंने आपको याद कराई थी, जिसमें मैंने आपको 20 से स्टार्ट कराए थे। बीच में मैंने बोला था कि कैसे इसे याद करना है, तो मैंने बोला था महावीर, राम, कृष्ण और बलराम, 20 से लगाकर 24 तक 4 राज्यपालों के नाम तो ये हो गए। भाई महावीर, भाई महावीर के बाद दूसरे स्थान पे, क्योंकि जो मैं ट्रिक बताया था वो मैं आपको बताया था कि भाई, और भाई के बाद मैंने बोला था राम, तो राम से था आपका क्या? राम प्रकाश गुप्त। और कृष्ण से था कृष्ण मोहन सेठ। बलराम से था बलराम जाखड़, बलराम जाखड़ जी। ये 4 के नाम तो आपने यहाँ देख लिए थे। फिर मैंने आपसे बोला था कि आपने जब से होश संभाला उसके बाद के राज्यपाल मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे। जैसे रामेश्वर ठाकुर थे, फिर राम नरेश यादव जी आ गए। राम नरेश यादव जी के बाद ओपी कोहली आए। ओपी कोहली के बाद जो राज्यपाल बने थे वो बनी थी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल के बाद लालजी टंडन को राज्यपाल बनाया गया। लालजी टंडन के बाद फिर आनंदीबेन पटेल को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया, और उसके बाद आ गए छगन भाई मंगू भाई पटेल। तो 30 में से 20 बचे हैं, 10 के नाम आप यहाँ पर याद कर चुके हो।
बाकी के जो बचे थे उनकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि कैसे आपको याद रखना है। तो मैंने बोला था कि एक ट्रिक से आप बहुत अच्छे से उसे याद रख सकते हो, PSC PC। और फिर मैंने बोला था सत्य निरंजन मुथाना और भगवत गुरु। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, पी से आपके पट्टाभी सीतारमैया, एच से हरि विनायक पाटस्कर, सी से हो जाएगा क्या सिंबल चेंगल राव रेड्डी, केसी रेड्डी जिसे हमने नाम दिया था। फिर पी से वापस हो जाएंगे PV दीक्षित, और सी से हो जाएंगे क्या सिंबल चेंगल राव रेड्डी। फिर आपके सत्यनारायण सिंह आ जाएंगे, फिर निरंजन नाथ बाचू आ जाएंगे, फिर आपके जो आ जाएंगे वो चेप्पुदरा मुथाना और पुनाचा आ जाएगा, भगवत दयाल शर्मा आ जाएंगे और गुरु प्रसन्न सिंह। फिर वापस इसकी स्क्वायर का मैंने बोला था, तो भगवत दयाल शर्मा और गुरु प्रसन्न सिंह। फिर ट्रिक बताई थी भगवत चंडी ओझा चंडी, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा के बाद KM चंडी, ND ओझा, और फिर मैंने आपको बताए थे KM चंडी। फिर सरला ग्रेवाल थी, मोहम्मद अली खां, महमूद अली खां था और महमूद शफी कुरैशी था। इनके विषय में हमने यहाँ पे जानकारी देखी थी। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे राज्यपाल है जो न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में। राज्यपाल का जब पद खाली हुआ तो इन्होंने मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। सबसे पहले PV दीक्षित का नाम हम देखे थे, फिर न्यायमूर्ति गुरु प्रसन्न सिंह का नाम मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको ND ओझा का नाम बताया था। फिर मैंने बताए थे कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल थे, उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का दिया गया था, जिसमें कृष्ण मोहन सेठ थे, ओम प्रकाश कोहली थे और आनंदीबेन पटेल थी। फिर हम यहाँ पे देखे थे कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे, तो क्या सिंबल चेंगल राव रेड्डी एक का नाम था और दूसरे थे आपके राम नरेश यादव। ऐसे राज्यपाल का नाम मैंने आपको बताया था जो सिर्फ लोकसभा के सदस्य रहे, सत्यनारायण सिंह, कुंवर महमूद अली खां और लालजी टंडन, ये सिर्फ लोकसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के मैंने बोले थे एक तो भाई महावीर जी थे और दूसरे जो थे वो थे आपके कौन, OP कोहली। फिर मैंने आपको बताया था ऐसे राज्यपाल जो दूसरे राज्यों में CM रहे हैं, जैसे क्या सिंबल चेंगल राव रेड्डी मैसूर राज्य के क्या रहे हैं आपके, तो ये मैसूर राज्य के CM रहे हैं। चेप्पुदुरा मुथाना पुनाचा ये कुर्ग कर्नाटक के CM रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा के विषय में देखे थे हरियाणा के रहे। श्री राम प्रकाश गुप्त के विषय में बताया था कि यूपी के CM रहे हैं। राम नरेश यादव जी के विषय में बताया, ये भी उत्तर प्रदेश के CM रहे हैं आपके। फिर आनंदीबेन पटेल के विषय में बताया था, ये गुजरात की CM रही है। फिर मैंने बताया था कि ऐसे राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे हैं, निरंजन नाथ बाचू जिनके विषय में देखे थे मध्य प्रदेश के साथ साथ केरल के राज्यपाल रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे हैं। KM चांडी गुजरात के राज्यपाल और पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं। मोहम्मद शफीर कुरैशी बिहार और पश्चिम बंगाल के रहे। श्री कृष्ण मोहन सिंह त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ दोनों के रहे। रामेश्वर ठाकुर जी मध्य प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक के रहे। OP कोहली जी गुजरात के रहे। दो नाम और आप इसमें जोड़ लीजिएगा जो कि दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे हैं, जैसे आनंदीबेन पटेल तो अभी करंट में है। आपको मैं बोला था कि आप प्री में जब राज्यपालों की लिस्ट पढ़ोगे तब देखोगे, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और एक व्यक्ति लालजी टंडन, इनका तो देहांत हो चुका है, लालजी टंडन भी बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो आनंदीबेन पटेल और लालजी टंडन का नाम आप इसमें जोड़ लीजिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, जो एक राज्यपाल का मैंने आपको नाम बताया था बलराम जाखड़, ये लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। बलराम जाखड़ जी के विषय में याद रखिएगा। छगन भाई मंगू भाई पटेल के विषय में याद रखिएगा। जो छगन भाई मंगू भाई पटेल है, जो गुजरात की विधानसभा थी उस विधानसभा के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। अगर मैं कृष्ण मोहन सेठ की बात करूं तो सेना में थे, ये सेना से रिटायर हुए थे बाद में, फिर इन्हें राज्यों का क्या बनाया गया था, राज्यपाल। ध्यान रखिएगा जो कृष्ण मोहन सेठ थे ये सेना में रहे और इन्हें सेना के कुछ परम विशिष्ट मॉडल भी क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद एक व्यक्ति थे निरंजन नाथ बाचू, सिविल सर्विस में अधिकारी थे निरंजन नाथ बाचू, और चेप्पुदुरा मुथाना पुनाचा संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब हम आते हैं आगे की जानकारी जो कि हमारे काम की है, आपको पढ़नी है। जल्दी से इस टॉपिक को आज हम दी एंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, और विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्षों की हमें बात करनी है। चलिए क्लास को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है आप अभी तक मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे।
अगर हम मध्य प्रदेश के विधानसभा की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा है, इस विधानसभा में कौन अध्यक्ष रहा है और कौन प्रथम अध्यक्ष था। तो यहाँ पे विधानसभा के हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। अगर आपसे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, कुंजी लाल दुबे जी मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे। तो कुंजी लाल दुबे इनका नाम है। ये कुंजीलाल दुबे जी मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। अगर मैं विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करूं कि जो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा थी उसके उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे जी ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष रहे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उनका नाम है क्या, विष्णु विनायक सरवटे। अब आ जाइए यहाँ पर प्रथम महिला उपाध्यक्ष। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया हो। हाँ, एक बार महिला उपाध्यक्ष जरूर बनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला उपाध्यक्ष आपको याद होगा कमलनाथ जी जब हमारे मध्य प्रदेश के सीएम बने थे 2018 के निर्वाचन 2019 के निर्वाचन के बाद, तब कमलनाथ जी ने, ध्यान रखिएगा, विधानसभा की एक उपाध्यक्ष एक महिला को बनाया था। उनका नाम था हिना लिखीराम काबरे। ध्यान रखिएगा, हिना लिखीराम काबरे, हिना लिखीराम काबरे ये मध्य प्रदेश की विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष आज तक कोई भी महिला नहीं बन पाई है, लेकिन उपाध्यक्ष बन गई है पहली महिला, जिनका नाम है हिना लिखीराम काबरे। अब आ जाइए यहाँ पर वर्तमान में, अगर आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे वर्तमान में जो विधानसभा है वो है 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा हमारे यहाँ पर वर्तमान में चल रही है। अब अगर मैं 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष की बात करूं कि 15वीं विधानसभा में अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा 15वीं विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष है गिरीश गौतम जी। ध्यान रखिएगा, गिरीश गौतम वर्तमान की जो विधानसभा है इसमें क्या है, अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष की बात करूं तो अभी उपाध्यक्ष का पद खाली है। ध्यान रखिएगा, विधानसभा का उपाध्यक्ष अभी किसी को भी नहीं बनाया गया है। जो हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा है अभी इसका उपाध्यक्ष किसी को भी नहीं बनाया गया है। उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। पेपर से पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा की साइट पे जाइएगा, वहां पर आप देखोगे तो हो सकता पेपर तक नॉमिनेट हो जाए, अभी नहीं बने हैं, इसलिए ये सीट अभी उपाध्यक्ष वाली क्या है, खाली है। ये थे मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष। आपको याद होगा कि पीएससी ने एक बार पूछा था कि जो 14वीं विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद है सीता शरण शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए व्यक्ति थे, वो मध्य प्रदेश की विधानसभा के उस समय अध्यक्ष थे। तो आपसे हो सकता है कमलनाथ जी के समय का पूछ लिया जाए। अब आपको ये सर्च करना होगा, ये आप ढूंढिएगा कि कमलनाथ जी के समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। और एक और काम करिएगा, जो भी अध्यक्ष पढ़े आप उसके निर्वाचन क्षेत्र को जरूर देखिएगा कि गिरीश गौतम किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। इस काम की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर सौंपता हूं। तो कमलनाथ जी के समय कौन थे और उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था और वर्तमान में कौन है और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। इनकी लिस्ट पूरी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी लिस्ट में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा किसी को भी पूर्णता याद की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा रटने की क्षमता है तो याद कर लीजिएगा। गारंटी दिला रहा हूँ, कितना भी रट लो याद नहीं होगी, क्योंकि आप इंसान हो, कंप्यूटर या मशीन नहीं हो। ठीक है, तो जो काम की बातें बताइए इतना याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, इस विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। तो यहाँ पे अब हम चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के नेता की कि विपक्ष का नेता होता कौन है। विपक्ष का नेता आप जानते हो, विपक्ष के नेता के विषय में मैं पहले भी समझा चुका हूं कि
जो भी सरकार होती है उस सरकार पे दबाव बनाने के लिए जो भी हमारी विधानसभा है उस विधानसभा में विपक्षी दल संयुक्त रूप से अपना एक नेता नियुक्त करते हैं। उस नेता को बोला जाता है विपक्ष का नेता। अगर हम विपक्ष के नेता की बात करें कि विपक्ष का नेता कौन है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले विपक्ष की नेता की हम बात कर रहे हैं कि प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा विश्वनाथ राव तामसकर। विश्वनाथ राव तामसकर मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, जिनका नाम था विश्वनाथ राव तामसकर। वर्तमान में विपक्ष की नेता की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम है कमलनाथ जी। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये मुख्यमंत्री जी वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं, कमलनाथ जी। एकमात्र महिला जो विपक्ष की नेता रही, ध्यान रखिएगा प्रथम महिला जो विपक्ष की नेता रही, एकमात्र मत करिए, इसको लिखिए कि प्रथम महिला जो विपक्ष की नेता रही है। तो प्रथम महिला जो विपक्ष की नेता रही है उनका नाम है जमुना देवी। जमुना देवी, जमुना देवी प्रथम महिला है जो किसकी नेता रही है, तो जमुना देवी प्रथम महिला है जो विपक्ष की नेता रही है। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है और ज़्यादा जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के जो विधानसभा का सचिवालय है उस सचिवालय पे आ जाते हैं कि विधानसभा का सचिवालय होता है, उस सचिवालय के अंदर आपका सचिव होता है। अगर हम बात करें कि विधानसभा के सचिवालय का सचिव, अगर हम विधानसभा के सचिवालय के सचिव की बात करें कि विधानसभा के सचिवालय के सचिव प्रथम कौन थे, प्रथम विधानसभा के सचिव, सचिवालय के सचिव का नाम पूछा जाए, उनका नाम था एच.एम. कामथ। ध्यान रखिएगा एच.एम. कामथ। ये मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उस विधानसभा का जो सचिवालय है उस सचिवालय में क्या रहे हैं, आपके सचिव रहे हैं। प्रथम महिला की अगर मैं बात करूं कि सचिवालय की प्रथम सचिव कौन थी, तो ध्यान रखिएगा सचिवालय की प्रथम सचिव का नाम रहा है निर्मला बुच। निर्मला बुच ये जो हमारा विधानसभा थी उस विधानसभा की प्रथम महिला सचिव रही है। वर्तमान के सचिव की हम बात करें कि वर्तमान सचिवालय के सचिव कौन है, तो वर्तमान में इकबाल सिंह बेस। ध्यान रखिएगा इकबाल सिंह बेस, इस नाम को पेपर से पहले एक बार जरूर नेट पे चेक करके जाइएगा क्योंकि ये बदलते रहते हैं। ये जो सचिव वाले हैं इसको पेपर से एक मंथ पहले चेक कर लेना, अगर बदलाता है तो अपनी कॉपी में इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसको ऐसा नहीं कि अगर मैंने इकबाल सिंह बेस लिखवा दिया तो आप इकबाल सिंह बेस को ही रट कर बैठे रहें, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हम आते हैं मध्य प्रदेश में कुछ चीज़ें हैं जो कि विविध में हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की प्रथम किन्नर महापौर कौन रही है। अगर मध्य प्रदेश की प्रथम किन्नर महापौर की बात करें कि प्रथम किन्नर महापौर कौन रही है, तो कटनी जिले की जो भी नगर निगम है, कटनी जिले का जो नगर निगम है यहाँ पर कमला जान। ध्यान रखिएगा कटनी नगर निगम की कमला जान, कटनी में इनका नाम है क्या, कमला जान। ये मध्य प्रदेश की प्रथम महापौर रही है और प्रथम विधायक। ध्यान रखिएगा प्रथम किन्नर विधायक का नाम पूछा जाए कि प्रथम किन्नर विधायक कौन रही है, तो ध्यान रखिएगा सुहागपुर जो कि शहडोल में आता है, सुहागपुर जो कि शहडोल में आता है, सुहागपुर की शबनम मौसी। ध्यान रखिएगा शबनम मौसी क्या रही आपकी, तो सुहागपुर की शबनम मौसी प्रथम किन्नर विधायक रही है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ काम की चीज़ें थी जिसके विषय में हम पढ़े हैं। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभाओं की सीटों पर, फिर हम मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ विविध तथ्य जो पढ़ेंगे उसके विषय में हम जानकारी करेंगे। आप लोग आज बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने अच्छे से अभी तक पढ़ाई की है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय माहौल में पढ़ने की बात ही अलग है। तो एक अच्छी बात है जिन लोगों को जीवन साथी मिला है वो गाना सुनते चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, अगर अच्छा मिला तो ठीक है और बेकार मिला है तो फिर वो गाना गाइए कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है।
क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे की चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों के विषय में। पहले तो आप याद रखिएगा, मजे आ गए आपको ना। देखिए अब सबकी आपकी इमोजी हंसी वाली दिखाई दे रही है। विधानसभा भवन, विधानसभा भवन की बात करें तो आप जानते हो मध्य प्रदेश में 1956 से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1956 से लगाकर 1996 तक ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की जो विधानसभा चलती थी वो मिंटो हॉल में चलती थी। मिंटो हॉल में विधानसभा कहाँ पे लगती थी? पहले तो मध्य प्रदेश की विधानसभा लगती थी मिंटो हॉल में। बाद में जो मध्य प्रदेश की अब विधानसभा लगती है वो लगती है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। अब ये जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है इसकी अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा अगस्त 1996 से मध्य प्रदेश की जो विधानसभा लगती है, अगस्त 1996 से मध्य प्रदेश की जो विधानसभा का सत्र जिस भवन में आयोजित होता है उसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। 1996 में बनकर कंप्लीट हो गया था। अगस्त 1996 में इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे? राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो एमपी के रहने वाले थे और भारत के राष्ट्रपति बने हैं। एमपी के रहने वाले थे और भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो ध्यान रखिएगा शंकर दयाल शर्मा, जिनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। भोपाल शहर के रहने वाले हैं आपके शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा को बाद में ध्यान रखिएगा भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। इन्हीं शंकर दयाल शर्मा के द्वारा 1996 में मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ये ध्यान रखिएगा जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है ये 6 सेक्टरों में विभाजित है। 6 सेक्टरों में विभाजित है आपका मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन। इस विधानसभा भवन के वास्तुकार का नाम पूछा जाए कि इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो इसके वास्तुकार का नाम था चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया मध्य प्रदेश की विधानसभा जो है उस विधानसभा भवन के वास्तुकार थे। आपको याद होगा चार्ल्स कोरिया के विषय में, जब मैं आपको भारत भवन पहले पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि जो हमारा मध्य प्रदेश है इसमें भारत भवन भी है। ध्यान रखिएगा जो भारत भवन है, भारत भवन का नाम आप पढ़े होंगे कि 1982 में भारत भवन बनकर कंप्लीट हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है भारत भवन। भारत भवन के वास्तुकार का नाम भी चार्ल्स कोरिया है। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का डिजाइन भी चार्ल्स कोरिया ने बनाया है और जो भारत भवन है हमारे यहाँ का, उस भारत भवन का डिजाइन भी चार्ल्स कोरिया के द्वारा बनाया गया। बहुत बढ़िया वास्तुकार रहे हैं आपके चार्ल्स कोरिया जी। तो ये विधानसभा भवन और उसके वास्तुकार का नाम था। इसके वास्तुकार भी सेम है और इसके वास्तुकार भी सेम है। इसके विषय में आपको याद आ रहा होगा जब मैं एमपी का कला संस्कृति वाला पार्ट स्टार्ट किया था तब भारत भवन की चर्चा हम पिछले वर्ष किए थे। इसमें मैंने बोला था कि भारत भवन, भारत मध्य प्रदेश में जो भी कलात्मक गतिविधियां हैं, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रूपांकर के क्षेत्र में, इन सबको बढ़ावा देने के लिए भारत भवन स्थापित किया गया है। रूपांकर, बागत, अनहद, ललित, आकार, रंगमंडल और प्रकाशन इसके भाग है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और याद भी होगा आपको भारत भवन के विषय में। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जो विधानसभा भवन है इसके वास्तुकार का नाम भी क्या है? चार्ल्स कोरिया है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीटों की। देखिए विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी कितनी हैं और कहाँ कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा विधानसभा की जो सीट है मैं आपको तब की बता रहा हूँ जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों थे। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे आपको। एक तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटें, साथ में छत्तीसगढ़ की सीटें पता चल जाएगी। ये भी पता चल जाएगा जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक थे तब हमारे यहाँ पे कितनी विधानसभा की सीटें हुआ करती थी। तब हमारे यहाँ पे टोटल सीटें थी 320। ध्यान रखिएगा जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक थे तब हमारे यहाँ पे टोटल विधानसभा की सीटें कितनी थी? 320। अब जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भाई भाई थे, दोनों अलग अलग हुए, तो 90 सीट हमने किसको दे दी? 90 सीट ले गया आपका छत्तीसगढ़
और 230 सीट किसके पास बची है? तो 230 सीट बची है मध्य प्रदेश के पास। तो मध्य प्रदेश के पास विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, इसको 230 प्लस 1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक सीट पे एक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 333 के तहत एक व्यक्ति जिसे हम आंग्ल भारतीय बोलते हैं, आंग्ल भारतीय का मनोनयन भारत के राज्यों के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जो 230 सदस्य हैं ये निर्वाचित होते हैं। एक सदस्य बिना निर्वाचन के डायरेक्ट नियुक्त होता है, जिसे हमने आंग्ल भारतीय बोला है। आंग्ल भारतीय ऐसे व्यक्ति थे, जब अंग्रेज भारत से चले गए तो कुछ अंग्रेज भारत में ही बस के रह गए, उन्होंने भारत के लोगों से विवाह किया। तो ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेज भारत में रह गए और उन्होंने जो भारतीय लोगों से विवाह किया, उससे जो उनके बच्चे हुए वो सब कहलाते हैं आपके क्या? आंग्ल भारतीय। इन आंग्ल भारतीय को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 333 के तहत इस एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में राज्यपाल करता है, 333 आर्टिकल के तहत। अब आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति की इसमें कितनी सीटें हैं, जनजाति की कितनी सीटें हैं, इसका मैं बाद में बताऊंगा। जाति जनजाति का अभी एक चीज और आप समझिए यहाँ पे, फिर आपको एक ट्रिक से सारी याद हो जाएगी। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटों पर कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें थी। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक थे, तब ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे लोकसभा की सीटें हुआ करती थी 40। वर्तमान में हमारे यहाँ पे कितनी है? तो वर्तमान में एमपी में कितनी सीट है? 29 सीट एमपी में है। 11 सीट हमने किसको दे दी? तो 11 सीट लेके गया हमारा भाई छत्तीसगढ़। तो 11 सीट किसके पास चली गई है? तो 11 सीट चली गई है इसमें छत्तीसगढ़ के पास। एमपी के पास कितनी है? 29 सीटें। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जाति की आरक्षित है, कितनी अनुसूचित जनजाति की, इन दोनों में यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति की और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है, उसको आप एक ट्रिक से याद रखिए। ट्रिक है आपकी 35, 47, 46। ये अगर आपको संख्या याद है तो आपको सारी सीटें याद है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी है, विधानसभा में लोकसभा में फिर अनुसूचित जाति की कितनी है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी है। देखिए, जो मैंने संख्या लिखी है इसी को मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे आप इसे याद रखिएगा। आप जानते हो 230 सीट मध्य प्रदेश की विधानसभा में टोटल है, टोटल 230 है। इन 230 सीटों में से ध्यान रखिएगा ये जो 35 सीटें हैं ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 35 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ध्यान रखिएगा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 47 सीट अनुसूचित जनजाति, जिसे हम एसटी से संबोधित करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए है। और ये जो है ये अनुसूचित जाति के लिए है। तो देखिए इसको दो भागों में 35 संख्या अलग लिख दी, 47 मैंने अलग लिख दी। 35 सीट अनुसूचित जाति की हो गई, 47 सीट अनुसूचित जनजाति की हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पे 4 और 6 पर। 4 और 6 का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मैंने 35 और 47 को 35 को अलग कर दिया था, 47 को अलग कर दिया था, ऐसे ही आप इस 4 और 6 को भी दो भागों में तोड़ दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे आ जाइए 29 सीटों में, इस वाली सीटों पर यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या क्या है। 4 सीट मध्य प्रदेश की विधानसभा में, लोकसभा से, विधानसभा की तो वहां लिख दी, ये लोकसभा की लिख रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो 4 सीटें हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटें जो लोकसभा में हैं, उन लोकसभा की 29 सीटों में से 4 सीटें जो आरक्षित है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जाति के लिए आरक्षित है 4 सीटें। और ध्यान रखिएगा 6 सीट जो आरक्षित है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जनजाति के लिए आरक्षित है। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जाति और लोकसभा, विधानसभा की तो ये बता चुका हूँ, लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीट आरक्षित है? 4 सीट। जनजाति की कितनी आरक्षित है? 6 सीटें। इन आरक्षण का मतलब क्या है?
अगर इन सीटों पर चुनाव होते हैं, जैसे ये 35 और ये 47 सीट पे चुनाव हुए, तो इन 35 सीट जो अनुसूचित जाति की आरक्षित है, इस पे सिर्फ अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, और जो सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी उस पे अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। उसी प्रकार ये जो 4 सीट अनुसूचित जाति की आरक्षित है लोकसभा में, इस पे हमेशा अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और जो जनजाति के लिए आरक्षित है उस पे ध्यान रखिएगा हमेशा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ये 35 और 47 तो आपको याद नहीं रख सकते कि कौन कौन सी किस किस जगह की है, हाँ, लेकिन ये 4 सीट आपको जरूर याद रखनी है। अनुसूचित जाति की कौन कौन सी 4 सीटें आरक्षित है, तो ध्यान रखिएगा अनुसूचित जाति की जो 4 सीटें आरक्षित है उनका नाम है, पहली जो सीट आरक्षित है वो है उज्जैन की, उज्जैन के बाद दूसरी सीट जो आरक्षित है वो है आपकी भिंड की, भिंड के बाद अगली जो सीट आरक्षित है वो है आपके टीकमगढ़ की। 3 सीटें तो ये हो गई आपकी उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। एक सीट और है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, संयुक्त रूप से 2 जिलों से मिलकर बनी है, देवास शाजापुर। ध्यान रखिएगा देवास शाजापुर एक ही सीट है ना 2 जिलों की, ये मत सोचिएगा कि अलग अलग है, एक ही सीट है देवास शाजापुर। तो मध्य प्रदेश की ये 4 ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर जी हमारी बुक में मुरैना लिखा है, देखिए मुरैना की कोई सीट आरक्षित नहीं है। मुरैना में आप जानते हो जो हमारे वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री भी नरेंद्र सिंह तोमर है, सॉरी कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर है। जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है वो आप ध्यान रखिएगा मुरैना से चुनाव जीतते हैं। तो मुरैना जो तोमर है वो तो जनरल में आते हैं, तो फिर वो एससी से कैसे लड़ पाएंगे, तो मुरैना सीट आरक्षित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सीट जो आरक्षित है वो है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की सीट। तो उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, देवास और शाजापुर ये कहाँ की सीटें हैं, तो ये है आपकी अनुसूचित जाति की 4 सीटें जो कि आरक्षित है, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में। अब हम लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति की कौन कौन सी है। ये जो अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो लोकसभा में आयोजित है उन सीटों को यहाँ पर लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है इसलिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक जो सीट आरक्षित है वो है आपकी शहडोल, शहडोल के बाद दूसरे नंबर की आपकी मंडला, मंडला के बाद हो जाएगी आपकी बैतूल, बैतूल के बाद हो जाएगी आपकी खरगोन, खरगोन, खरगोन के बाद हो जाएगी आपकी कौन सी, धार। तो 2, 4 और 5 तो ये हो गई शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन और धार। अब एक सीट और है जो 2 जिलों से मिलकर संयुक्त रूप से बनी है, वो है आपकी रतलाम झाबुआ। यहाँ पर आपकी लिख रहा हूँ एक ही है, ध्यान रखिएगा, जैसे देवास शाजापुर एक है ऐसे ही ध्यान रखिएगा रतलाम झाबुआ सीट एक है। ये है मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब आपसे ध्यान रखिएगा प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं आप मुझे पहले इसका आंसर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा कल। मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित है, कुल कितनी सीटें विधानसभा में, कितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित है, कितनी सीटें मध्य प्रदेश की विधानसभा की आरक्षित है। आंसर देना है कल, आज नहीं। दूसरा आंसर आपको देना है कि मध्य प्रदेश की लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है। दोनों का आंसर कल टाइप करके मुझे बताइएगा क्लास के बाद में, कुल कितनी सीटें विधानसभा की आरक्षित है। बहुत सिंपल और बहुत सरल प्रश्न आपसे पूछा है, कल आप इसका आंसर दीजिएगा, अभी आपको इसका आंसर नहीं देना है कमेंट में। तो शांति रखिए, अभी आंसर नहीं पूछा है आपसे, हो गए शुरू आंसर देना कि हम तो देंगे आंसर, मानेंगे ही नहीं, हमको तो अभी आता है। बिल्कुल एकदम शानदार, वो एक कॉन्सेप्ट आता नहीं कि अब तो जीवन में कितने भी उल्टे काम कर लो जीवन में मिलेगा तो स्वर्ग ही। ये आपने सुना भी होगा, एक बढ़िया सी स्टोरी है कि जीवन में आप कितने भी काम कर लीजिए आपको मिलना तो स्वर्ग ही है, क्योंकि नर्क जो है उसमें इतने लोग चले गए हैं कि नर्क की सीट फुल हो गई है। अब लोग नर्क में जाना ही बहुत ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि स्वर्ग वाले भी बोलते हैं कि नर्क में जाए, नर्क में बढ़िया शानदार तरीके से डीजे बज रहे हैं, अप्सराएं नाच रही है, तो स्वर्ग वाले भी देखते हैं यार ये नर्क ही ज़्यादा अच्छा है।
तो स्वर्ग वाले जाके बोलते हैं अब हम तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो नर्क वाले बोलते हैं कहीं भी चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे वहाँ पे जज भी हमारा है और वकील भी हमारा है। तो यही आपको नहीं करना है, उल्टे काम कम करिए। कल मैंने आपसे पूछा है कि कल आपको इसका आंसर देना है, आज नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये सब आप समझ चुके हो क्या है। अब हम राज्यसभा की सीटों पर आते हैं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप बाद में मेरे ऊपर आक्षेप लगाते हो कि सर जी आप हमको स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें। ध्यान रखिएगा जो हमारा मध्य प्रदेश है इसमें राज्यसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, राज्यसभा में कितनी सीटें मध्य प्रदेश को मिली है। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जब छत्तीसगढ़ था तब टोटल सीट हुआ करती थी 16, 15 नहीं 16 हुआ करती थी। कितनी सीट हुआ करती थी? 16। अब वर्तमान की बात हम करें तो ध्यान रखिएगा 5 सीट किसको दे दी हमने? 5 सीट ले गया हमारा भाई छत्तीसगढ़ और 11 सीट ले गया, ध्यान रखिएगा 11 सीट किसकी बची? आपके एमपी की। तो 11 और 5 कितना हो गया? 16। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में राज्यसभा में जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कुल सीटें जब एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों थे तब थी 16। वर्तमान में कितनी है मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीट? 11। और यहाँ पर कितनी है आपकी? 5 सीटें। अब आप बताइए इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की कितनी आरक्षित है? तो इसका आंसर भी आपको देना है। ये मैं आपसे पूछता हूं कि राज्यसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीट आरक्षित है, इसका आंसर आप दीजिए। आंसर मैं पूछ रहा हूं ना, आपको अपना आंसर देना है कि कितनी आरक्षित है। इसका जो सॉल्यूशन में दूंगा अगली क्लास में दूंगा। तीनों प्रश्न आपको मिल चुके हैं, तीनों के आप आंसर बताइएगा। राज्यसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है, आपको आंसर देना है। कल देना है, आज नहीं देना है। सॉल्यूशन मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, क्योंकि अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। तो तेरी मेरी सब की बात पढ़ेंगे, कल ही तो हम इतिहास पढ़ेंगे। तो कल से इतिहास पढ़ेंगे, आज अंतिम क्लास है, इसको जल्दी समाप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कुछ विविध तथ्यों की। और विविध तथ्य आपको यहाँ पे स्लाइड से पढ़ाऊंगा तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टॉपिक में तथ्यात्मक विवरण ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारा मध्य प्रदेश, वैसे तो ये संस्था मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ इन संस्थाओं का, लेकिन ठीक है नोट्स में दी है तो हम साथ में 2 मिनट लगता है, आप रिवीजन कर लीजिए। जब मैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु स्थापित संस्थाएं पढ़ा रहा था तब भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में है। योजना आयोग मध्य प्रदेश का भोपाल में है, 24 अक्टूबर 1972 को बना है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, जब हम मध्य प्रदेश में पुलिस जेल और न्यायालय पढ़ेंगे तब उच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा, ये है जबलपुर में। उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? आपके इंदौर में है। मध्य प्रदेश महालेखा कार्य का कार्यालय ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भोपाल में है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में है। नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी, जहां पर आप डिप्टी कलेक्टर या अधिकारी बनकर जाओगे तो यहीं पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी में। निर्यात निगम भोपाल में, लघु उद्योग निगम भोपाल में, भूमि विकास निगम भोपाल में, खनिज निगम भोपाल में, वस्त्र निगम भोपाल में, राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल में, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो है वो है आपका कहाँ पे? ये है आपका भोपाल में। ये थे आपके कुछ संस्थान जो आपको याद रखने थे। कुछ और संस्थान भी है जिनके विषय में आपको याद रखना है, उन संस्थानों के विषय में। और आप देख लीजिए कि कौन कौन से आपके जो संस्थान हैं आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो संस्थान है उनकी चर्चा हम करें कि और कौन कौन से संस्थान हैं जो आपके याद रखने लायक है। तो यहाँ पे 2 मिनट में ये ठीक है आ गए आपके ये बचे हुए संस्थान हैं, इनके नाम और आप याद रख लीजिए। ध्यान रखना इन नामों को सिर्फ 2 मिनट के लिए बता ही रहा हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग, हम मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ाया हूँ।
1 फरवरी 1994 को बना। कोई मुझे कमेंट करके बोलता है सर हमने 19 जनवरी 1994 पढ़ा है। देखिए भैया, आपको किसी भी चीज़ में डाउट होना सबसे अच्छा प्रमाण होता है उसी की साइट पे जाइए। जैसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है, आप इसकी साइट को ओपन करिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग डालिए, फिर वहां पे एक ऑप्शन आता है हमारे बारे में। हमारे बारे में जानिए कि हम कौन हैं। फिर ये बोलेगा हमारा नाम मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है, हमारा गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ, हमारे निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त NV लोहानी थे। ये सारी जानकारी आपको वहीं से मिलती है। और पीएससी ने ये प्रश्न पूछा भी है 2019 के प्री में, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है। मानव अधिकार आयोग जिसको हम बोलते हैं पर्यावास भवन, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, ऊर्जा भवन। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। विद्युत नियामक आयोग को बोला जाता है ऊर्जा भवन। ध्यान रखिएगा, आयोग में हमेशा ऊर्जा होती है, मंडल में हमेशा शक्ति होती है। तो विद्युत मंडल का नाम है शक्ति भवन, पाठ्य पुस्तक निगम का नाम है पुस्तक भवन, मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम है वल्लभ भवन और संचालनालय का नाम है सतपुड़ा और विंध्याचल भवन। ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक भवनों के नाम। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचन, जो हमारी 15वीं विधानसभा बनी है उसके निर्वाचन पे आते हैं कि 15वीं विधानसभा का निर्वाचन कब कब हुआ और कितने कितने मतों से कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर आपका चुनकर आया है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो निर्वाचन है उस निर्वाचन को आप देख लीजिए कि कब कब निर्वाचन हुए और क्या क्या किस प्रकार से बने हैं। पहले कुछ चीजें अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान जी, चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है मोहम्मद रफीक जी, 26वें नंबर के हैं। पेपर से पहले इनको अपडेट कर लेना, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी कार्यवाहक है राजेश लाल मेहरा। लोकायुक्त है नरेश कुमार गुप्ता। राज्य सूचना आयोग श्री अरविंद कुमार शुक्ला। पुलिस महानिदेशक है विवेक जौहरी। ये लोकायुक्त में जब आपको मध्य प्रदेश में जेल और पुलिस पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा लोकायुक्त के विषय में कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम है, उसके तहत एक लोकायुक्त होता है, एक उप लोकायुक्त होता है। भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए राज्यों में लोकायुक्त बनते हैं। केंद्र सरकार या केंद्र में लोकपाल होते हैं। इनकी चर्चा जब हम मध्य प्रदेश में पुलिस एवं न्यायालय पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी है। सूचना आयोग अरविंद कुमार शुक्ला है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है। विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद खाली है, सचिव इकबाल सिंह बेस है। निर्वाचन आयोग तो बसंत प्रताप सिंह है। महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा है। योजना आयोग के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी हैं। इनको ध्यान रखिएगा, अधिकांशता डाटा पेपर से पहले परिवर्तित हो जाता है, तो एक मंथ पहले इसे अपडेट कर लीजिएगा जिस भी समय आपका पेपर हो तब। मध्य प्रदेश के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन है। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा है। एडवोकेट जनरल अभी बन चुके हैं। नाम आपको सर्च करके बताना है कि मध्य प्रदेश का जो महाअधिवक्ता है वो कौन होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, राज्यों में महाधिवक्ता होता है। तो महाधिवक्ता क्या नाम आप सर्च कर लीजिएगा। वैसे अभी तक बन चुके होंगे, करंट में मुझे कौन बना है उनका नाम नहीं पता है। ये मैं तुमको बता ही चुका हूँ सारे भवन के नाम। पंचायती राज हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा पे, 15वीं विधानसभा। ध्यान रखना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। 15वीं विधानसभा का निर्वाचन 28 नवंबर 2018 को हुआ। मतगणना 11 दिसंबर 2018 को हुई। मत की गिनती देखिएगा। शपथ ग्रहण समारोह 17 दिसंबर 2018 को हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रथम बैठक 7 जनवरी 2019 को हुई है मध्य प्रदेश की विधानसभा की। मध्य प्रदेश इलेक्शन की जो इलेक्शन था उसका आइकॉन शुभंकर किसे बनाया गया? माही सोनी, एक बाल कलाकार थी, छतरपुर की रहने वाली थी। मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन था उसका जो शुभंकर है वो इनको बनाया गया।
जब चुनाव हुए तो कौन कौन सीटें, कितनी सीटें मिली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 114। अभी बाद में मध्य प्रदेश की विधानसभा के कुछ पुनः निर्वाचन भी हुए। आपको याद है फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वाली स्टोरी, पिछले बार मार्च की कोरोना आ रहा था, कमलनाथ जी की सरकार जा रही थी, कोरोना के आते ही कमलनाथ जी की सरकार गई थी, आप जानते ही हो। सिंधिया जी अपने कुछ विधायकों को लेकर, लगभग 28 विधायकों को लेकर कर्नाटक की एक होटल में रुके हुए थे, ये भी आपको पता था। सिंधिया जी साथ नहीं थे लेकिन 28 विधायक थे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस चुनाव में 114 सीटें मिली थी, 40.9% वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 109 सीट मिली थी लेकिन 41.2% वोट मिला था। देखिए हमारे लोकतंत्र में जिस पार्टी को वोट प्रतिशत कम था उसकी सीटें ज्यादा थी, और जिस पार्टी की सीटें कम थी उसका वोट परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वोट के परसेंटेज से सीट नहीं बनती है। सीटें जो भी हमारी विधानसभा है, 230 सदस्य हमारी विधानसभा में है, तो उसमें 2 से भाग दे के +1 कर दीजिए तो 116 मेंबर जिस भी पार्टी के पास होते उसकी सरकार बन जाती है। कमलनाथ जी के पास भी 116 नहीं थे, 114 थे। 2 लोग इन्होंने निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी के व्यक्ति को लेकर अपनी सरकार बना ली थी। बहुजन समाज पार्टी के 2 इसमें शामिल हो गए थे, 5% वोट इनको मिला था। समाजवादी पार्टी का एक नेता चुना गया था, 1.3% वोट इसको मिला था। निर्दलीय 4 सीट से चुने गए थे, 5.8% वोट मिला था। टोटल 14 वोट जो थे वो नोटा को गए थे। कितने आपके? 54,000, देखिए 5,42,295 वोट जो मिले थे वो नोटा को मिले थे, और 1.4% वोट नोटा को गए थे। कुल सीट हमारे यहाँ पे 230 थी। अब देखिएगा क्या क्या था। 15वीं जो विधानसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या 21 थी, लेकिन मैं वर्तमान की बात करूं महिलाओं की संख्या कितनी है तो वर्तमान में 20 होगी। इमरती देवी जी आपको पता है चुनाव हार गई थी। बाद में जो पुनः निर्वाचन हुआ उसमें इमरती देवी जी चुनाव हारी थी। अगर आपसे पूछे जब निर्वाचन हुए तब थे 21, वर्तमान में कितने हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में? 20। अभी आगे डाटा आएगा उनका भी। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जिसमें 90 सदस्य या 90 विधायक ऐसे थे जो पहली बार चुनकर आए थे, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले व्यक्ति थे रमेश मेंदोला, 71,011 के मतों से ये जीते थे। सबसे कम मतों से जीतने वाले थे प्रवीण पाठक, ग्वालियर से 121 मतों से जीते थे। मध्य प्रदेश की लोकसभा के निर्वाचन 2018, जो 2018 में लोकसभा निर्वाचन हुए थे, अब हम उसकी चर्चा करें। मतदान का प्रतिशत था 71%। सर्वाधिक मतों से राव उदय प्रताप सिंह जीते थे होशंगाबाद से। लोकसभा के निर्वाचन में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले व्यक्ति थे राव उदय प्रताप सिंह। सबसे कम मत उससे विजय थे नकुल कमलनाथ, छिंदवाड़ा सीट से। एक ही सीट ऐसी थी। मध्य प्रदेश की जो लोकसभा है उसमें 29 सीटें हैं, आपको बताया मैंने अभी। 29 सीटों में ध्यान रखिएगा एक सीट ऐसी थी जो कांग्रेस को मिली थी, बाकी 28 सीट सब बीजेपी की थी। वो एक सीट थी कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की, जो कि छिंदवाड़ा से विजयी हुए थे। ये सबसे कम मतों से जीते थे छिंदवाड़ा सीट से। 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, आप जानते हो जो हमारे लोकसभा के सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनता है। अब की बार प्रोटेम स्पीकर सांसद वीरेंद्र कुमार को बनाया गया, जो कि टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद है। लोकसभा में मध्य प्रदेश से 4 महिला प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान रखिएगा, आपसे जैसे विधानसभा से मध्य प्रदेश की विधानसभा में टोटल महिलाओं की संख्या वर्तमान में है 20। जो 15वीं विधानसभा के निर्वाचन हुए तब थी 21, वर्तमान में 20 है, क्योंकि बाद में जो पुनः निर्वाचन हुआ 28 सीटों पे उसमें इमरती देवी सीट से चुनाव हार चुकी थी। 4 सीट मध्य प्रदेश की विधानसभा में 29 जो मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से 4 सीटों पर ये महिलाएं हैं। संध्या राय भिंड से जीती है, रीति पाठक सीधी से, हिमाद्री सिंह शहडोल से, प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से। ये 4 महिलाएं मध्य प्रदेश से चुनकर भारत की संसद में मध्य प्रदेश की इन सीटों से व्यक्तियों के रूप में इनका प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करती है 4 महिलाएं। बाकी 29 में से 25 सीटों पर पुरुष जीते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव हुए। उपचुनाव की स्टोरी आपको पता ही है। सिंधिया जी अलग हुए कांग्रेस से, बीजेपी में गए, तो उनके कुछ खेमे को कुछ विधायक थे, वो विधायक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। अब वापस जब निर्वाचन हुए
तब देखिएगा कुल सीट थी कितनी, 28 टोटल सीट थी जिस पे निर्वाचन हुए। भाजपा ने 19 सीट जीती है, कांग्रेस ने 9 सीट जीती है और 3 सीट महिला। ये वही पहले वाली ही, वैसे 4 महिला थी, जो सिंधिया जी का कांग्रेस के खेमे से टूट के गई, उनमें 4 महिला थी, 3 जीत गई, 1 हार गई थी, इमरती देवी। उपचुनाव में सबसे छोटी जीत थी रक्षा सिनोरिया की, जो कि भांडेर से जीती थी। कितने वोट का अंतर था इनका, 161 वोट का अंतर था। सबसे बड़ी जीत प्रभुराम चौधरी जी, जो कि आपके सांची की विधानसभा सीट से जीते थे, जीत का अंतर 63,809 था। अब वर्तमान में विधानसभा का सदस्यों की संख्या किस प्रकार है, कुल सीटें 230, 126 सीटें हमारे मामा जी के पास, तो उनकी सरकार है। कांग्रेस के पास है 96 सीट, बसपा और सपा निर्दलीय के पास है 7 सीट। वर्तमान की विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान की विधानसभा है उसमें महिला विधायकों की संख्या 20 है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए उसमें इमरती देवी हारी, तो 1 सीट यहां से क्या हो गई आपकी, कम हो गई। तो ये थे मध्य प्रदेश के संबंधित कुछ तथ्य। हाँ, 1-2 तथ्य पंचायत में छूट गए थे। जैसे आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम प्रथम बार कब आया, मध्य प्रदेश का में नगर पालिका अधिनियम प्रथम बार कब आया, तो पहला अधिनियम 1956 में आया था नगर पालिका का, और दूसरा आया था 1961 में। और पंचायत अधिनियम कब आया मध्य प्रदेश में, 1962 में। ये मध्य प्रदेश के कुछ विविध तथ्य थे जो मैंने आपको आज पढ़ाए हैं। इसका रिवीजन हम करेंगे कल, तथ्यात्मक विवरण है, तो कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे, कल हम सब मिलकर इतिहास पढ़ेंगे, तो कल से इतिहास की क्लास स्टार्ट होगी। अब आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। इतिहास के बाद फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे, और उसके बाद जब हम कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम आयोग पे आएंगे, और हमारे पास लंबा समय है, हम क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे बाद में। लगभग हम 15 मार्च तक हमारा सिलेबस आयोग का और ये जो एमपी के जो टॉपिक है, जो पढ़ाने हैं, उनका टॉपिक खत्म करके 15 मार्च से हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे, जिसमें एमपी के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। 15, 20, 25 दिन लगातार क्लास रहेगी, उसमें एमपी और आयोग दोनों के प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। इसीलिए मैं अभी आपको प्रश्न नहीं करा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिएगा, प्रश्न मैं आपको कराऊंगा बाद में। एमपी का मास्टर वीडियो भी आपको मिलेगा, उस मास्टर वीडियो पे भी मैं काम कर रहा हूँ। 6 घंटे का लगभग रिकॉर्ड हो चुका है, बाकी जो बचे हुए घंटे का रिकॉर्ड करना है। 15 घंटे का एक मास्टर वीडियो आपको मिलेगा, वो भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। और इतिहास का मास्टर वीडियो भी आपको मिलेगा, गौतम सर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोगों ने मुझे 1 घंटे तक बहुत अच्छे से सुना, या अच्छे से झेला, शब्द बोलना अच्छा नहीं होगा, अच्छे से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं और इतिहास को लिखेंगे कल से हम। तो तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, एक दिन ही तो हम इतिहास लिखेंगे। नीलोत्पल मृणाल की ये बहुत बढ़िया एक कविता है, सुनिएगा कभी जब दादा डिप्रेशन में रहे तब। तो क्लास को करते हैं आज यहीं पर समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।